नमस्कार सर, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। आज हम फिर से लाओ त्से की दो कहानियों को लेकर आए हैं। ताओवाद की जड़ें लाओ त्से में हैं, जो एक किंवदंती पुरुष हैं। एक कथानुसार वे चू राज्य के एक अभिलेखागार में कार्यरत थे और बाद में पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए ताओ ते चिंग लिखी। इस ग्रंथ में 81 छोटे अध्याय हैं, जो काव्यात्मक और विरोधाभासी शैली में लिखे गए हैं। ताओवाद का एक मुख्य सिद्धांत वू वेई है, जिसका अर्थ है बिना प्रयास के कार्य करना। यह नहीं कि कुछ न करो, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में कार्य करो, बिना जबरदस्ती के। गलतियां हों इसी वू वेई की कमी से होती हैं, जब हम ताओ की धारा के विरुद्ध जाते हैं। लेकिन ताओवाद कहता है कि ये गलतियां भी ताओ का हिस्सा हैं, क्योंकि वे हमें वापस संतुलन की ओर ले जाती हैं। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? स्कूल में, घर में, समाज में, गलती मत करो। अगर गलती हो जाए तो दंड मिलेगा। विपत्ति आए तो रो, दुखी हो। अनहोनी घटना को अभिशाप मानो। यह शिक्षा हमें ताओ से अलग करती है, क्योंकि यह हमें नियंत्रण की भ्रांति देती है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि जीवन अनियंत्रित है। यह ताओ की धारा है। गलतियां न करने की कोशिश हमें तनावग्रस्त बनाती है, जबकि ताओ हमें सिखाता है कि गलतियां सीखने का माध्यम है। बचपन से ही हमारी शिक्षा प्रणाली हमें पूर्णता की ओर धकेलती है। माता पिता कहते हैं, गलती मत करो, नहीं तो असफल हो जाओगे। स्कूल में गलत उत्तर पर नंबर कटते हैं। समाज में गलती को कमजोरी माना जाता है। यह शिक्षा हमें डराती है, विपत्ति से, अनहोनी से। लेकिन ताओवाद इसकी विपरीत दिशा में ले जाता है। लाओ त्से कहते हैं, एक महान राष्ट्र एक महान व्यक्ति की तरह है। जब वह गलती करता है तो उसे महसूस करता है, महसूस करने पर स्वीकार करता है, स्वीकार करने पर सुधारता है। अध्याय 78। यह गलती को नकारा नहीं गया, बल्कि उसे सुधार का आधार बनाया गया है। ताओवाद में गलतियां ताओ का हिस्सा हैं, क्योंकि वे संतुलन बहाल करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई निर्णय लेते हैं जो गलत साबित होता है, तो वह आपको नई दिशा दिखाती है। विपत्तियां जैसे बीमारी या हानि, यिन की अभिव्यक्ति है, जो यांग सुख को संतुलित करती है। बचपन की शिक्षा हमें यिन से डरना सिखाती है, लेकिन ताओ कहता है कि यिन के बिना यांग नहीं। लाओ त्से की शिक्षा है कि चिंता और पछतावा व्यर्थ हैं, क्योंकि वे ताओ की धारा को रोकते हैं। इसके बजाय गलतियों में अमूल्य उपयोगिता ढूंढो। वे आपको मजबूत बनाती हैं, जैसे पानी चट्टान को घिसता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी को। प्राचीन चीन के युन्नान प्रांत में हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था ल्यूचिंग। यह गांव अपनी शांति, प्राकृतिक सुंदरता और निवासियों के सरल जीवन के लिए जाना जाता था। गांव के चारों ओर ऊंचे पहाड़ थे, जिनके बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसका पानी साल भर ठंडा और स्वच्छ रहता था। गांव से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर एक साधारण बांस की कुटिया में रहता था एक बूढ़ा आदमी, जिसे गांव वाले लाओ जी वेंग कहकर बुलाते थे। लाओ जी वेंग की उम्र 80 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति और बुद्धिमत्ता की चमक थी। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और चेहरे की झुर्रियां उनके जीवन के अनुभवों की कहानियां बयान करती थीं। हर सुबह लाओ जी वेंग अपने कंधे पर एक बांस की टोकरी में 2 मिट्टी के घड़े लटकाकर गांव से 5 मील दूर एक झरने तक जाते थे। वहां से वे पानी भरकर अपनी कुटिया लौटते थे। यह उनकी दैनिक साधना थी, जिसे देखकर गांव वाले आश्चर्य करते थे। लाओ जी वेंग, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? गांव में हमारे पास कुआं है, यहां आकर रहें, गांव के मुखिया चेन योंग ने एक दिन उनसे कहा। लाओ जी वेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह रास्ता मेरा गुरु है। पहाड़ों की हवा, पेड़ों की सरसराहट और झरने की आवाज मेरे साथी हैं। पानी लाना मेरे लिए श्रम नहीं, ताओ के साथ एकाकार होने का मार्ग है। गांव वालों को लाओ जी वेंग की बातें अक्सर रहस्यमयी लगती थीं। कुछ लोग उन्हें एक ताओवादी साधु मानते थे, जो लाओ जी के दर्शन को जीते थे। ताओवाद, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य, जीवन की स्वाभाविक धारा के साथ बहने और हर स्थिति में संतुलन खोजने की शिक्षा देता है, लाओ जी वेंग के जीवन का आधार था। वे मानते थे कि जीवन में हर घटना, चाहे वह सुख हो, दुख हो या गलती,
का एक गहरा उद्देश्य होता है। गलती का क्षण। एक शांत सुबह लाओ जी वेंग अपने घड़ों को लेकर झरने की ओर निकले। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं और जंगल में पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। रास्ते में बांस के पेड़ हवा में झूम रहे थे, जैसे प्रकृति लाओ जी वेंग का स्वागत कर रही हो। झरने पर पहुंचकर उन्होंने एक घड़े को जमीन पर रखा और पानी भरने लगे। लेकिन उस दिन कुछ अनहोनी हुई। जैसे ही वे घड़ा उठाने लगे, वह उनके हाथ से फिसल गया और एक चट्टान पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। लाओ जी वेंग ने टूटे घड़े को देखा। उनके चेहरे पर न क्रोध था न निराशा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीमे से मुस्कुराए। यह भी ताओ का हिस्सा है, उन्होंने स्वयं से कहा। फिर उन्होंने अपने दूसरे घड़े को उठाया, उसे पानी से भरा और कुटिया की ओर चल पड़े। रास्ते में टूटे घड़े का पानी बिखरता रहा, जो पथ के किनारे उगी छोटी छोटी घास और जंगली फूलों को सींच रहा था। लाओ जी वेंग ने इसे देखा और मन ही मन सोचा, शायद यह टूटना व्यर्थ नहीं था। अगले दिन लाओ जी वेंग फिर एक घड़े के साथ झरने की ओर निकले। रास्ते में कुछ गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। लाओ जी वेंग, आपका घड़ा टूट गया और आप फिर भी इतनी दूर पानी लेने जा रहे हैं। गांव के कुएं से पानी ले लीजिए। इतनी मेहनत क्यों? एक युवक जिसका नाम था लियू काई ने पूछा। लाओ जी वेंग ने जवाब दिया, मेरा घड़ा टूटा, यह सच है, लेकिन उस टूटने ने रास्ते में फूलों को पानी दिया। आज सुबह मैंने देखा, जहां पानी गिरा था वहां छोटे छोटे फूल खिलने लगे हैं। मेरी गलती ने सुंदरता को जन्म दिया। गांव वाले उनकी बात सुनकर चुप रह गए। कुछ को उनकी बात अजीब लगी, लेकिन कुछ ने इसमें गहरी सच्चाई महसूस की। एक छोटी लड़की जिसका नाम था मेइलिन लाओ जी वेंग के पास आई और बोली, लाओ जी वेंग, क्या मैं आपके साथ झरने तक चलूं? मैं उन फूलों को देखना चाहती हूं जो आपके टूटे घड़े ने खिलाए। लाओ जी वेंग ने हंसते हुए कहा, चलो छोटी मई, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। फूलों का पथ। मेइलिन और लाओ जी वेंग साथ साथ पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में जहां पिछले दिन घड़ा टूटा था, छोटे छोटे जंगली फूलों की कतारें दिखाई दी। सफेद, गुलाबी और बैंगनी रंग के फूल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे प्रकृति ने उस पथ को अपने रंगों से सजा दिया हो। मेइलिन ने उत्साह से कहा, लाओ जी वेंग, ये फूल कितने सुंदर हैं। क्या ये सचमुच आपके टूटे घड़े की वजह से खिले हैं? लाओ जी वेंग ने जवाब दिया, हाँ मेइलिन, जब मेरा घड़ा टूटा तो पानी बेकार नहीं गया, उसने इन फूलों को जीवन दिया। ताओ हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी निरर्थक नहीं होता। हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही वह हमें तुरंत न दिखे। मेइलिन ने जिज्ञासा से पूछा, लाओ जी वेंग, ताओ क्या है? लाओ जी वेंग ने रास्ते में एक चट्टान पर बैठते हुए कहा, ताओ वह मार्ग है जो हमें प्रकृति और जीवन की धारा को समझने की राह दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर चीज को स्वीकार करना चाहिए। सुख, दुख, सफलता और गलतियां, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे यह टूटा घड़ा, अगर यह न टूटता तो शायद ये फूल न खिलते। मेइलिन ने सोचते हुए कहा, तो क्या गलतियां करना ठीक है? लाओ जी वेंग हंसे, गलतियां न अच्छी होती हैं न बुरी, वे बस होती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उनमें सकारात्मकता ढूंढते हैं, तो वे हमारे लिए आशीर्वाद बन सकती हैं। मेइलिन ने लाओ जी वेंग की बातें गांव में जाकर सभी को सुनाई। धीरे धीरे गांव वालों ने उस पथ को देखने के लिए जाना शुरू किया जहां फूल खिल रहे थे। कुछ लोग उस रास्ते को फूलों का पथ कहने लगे। गांव में एक नया उत्साह जागा। लोग अपने जीवन में लाओ जी वेंग के दर्शन को अपनाने लगे। जब कोई गलती करता तो उसे डांटने के बजाय लोग यह सोचने लगे कि उस गलती से क्या अच्छा हो सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव का कुआं सूख गया। गांव वाले घबरा गए। अब हम पानी कहां से लाएंगे? सभी चिंतित थे। लेकिन मेइलिन ने कहा, लाओ जी वेंग हमें सिखाते हैं कि हर मुश्किल में कुछ अच्छा छिपा होता है, हमें बस उसे खोजना है। गांव वालों ने लाओ जी वेंग से सलाह मांगी। उन्होंने कहा, झरने का पानी अभी भी बह रहा है, हमें बस मिलकर उस तक पहुंचने का रास्ता बनाना होगा। गांव वालों ने एकजुट होकर एक नहर बनाने का फैसला किया जो झरने से गांव तक पानी लाए। यह काम कठिन था। कई बार नहर बनाने में गलतियां हुई। कभी मिट्टी ढह गई, कभी पानी रिसने लगा, लेकिन हर बार गांव वालों ने हार नहीं मानी। जब नहर बनकर तैयार हुई तो गांव में पानी की कमी खत्म हो गई। नहर के किनारे भी वही जंगली फूल खिलने लगे जो लाओ जी वेंग के टूटे घड़े ने शुरू किए थे।
गांव अब पहले से भी अधिक सुंदर और समृद्ध हो गया था। लाओ जी वेंग की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग समझ गए कि जीवन में गलतियां और मुश्किलें अपरिहार्य हैं, लेकिन उन्हें सही दृष्टिकोण से देखने से वे सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। ताओवादी दर्शन के अनुसार जीवन एक नदी की तरह है। वह बहती रहती है और हमें उसके साथ बहना सीखना चाहिए। लाओ जी वेंग ने गांव वालों को यह सिखाया कि हर घटना में एक संतुलन होता है। टूटा घड़ा, सूखा कुआं और नहर की गलतियां, सबने मिलकर गांव को न केवल पानी दिया बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी दिया। मेइलिन, जो अब बड़ी हो रही थी, ने लाओ जी वेंग के दर्शन को अपने जीवन में अपनाया। वह गांव की पहली शिक्षिका बनी और बच्चों को ताओवादी कहानियां सुनाती। उसने उन्हें सिखाया कि गलतियां करना कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। गांव में एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी जो प्रकृति के साथ सामंजस्य और जीवन की धारा के साथ बहना सीख रही थी। लाओ जी वेंग की कहानी बूढ़ा और उसकी गलती हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी घटना निरर्थक नहीं होती। ताओवादी दर्शन के अनुसार हर चीज, चाहे वह सफलता हो, असफलता हो या गलती, का एक उद्देश्य होता है। लाओ जी वेंग का टूटा घड़ा, जो पहले एक नुकसान लग रहा था, ने रास्ते में फूलों को जीवन दिया। उसी तरह गांव का सूखा कुआं, जो एक संकट था, ने गांव वालों को एकजुट होकर नहर बनाने की प्रेरणा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनमें छिपी संभावनाओं को देखना चाहिए। ताओ हमें यह समझाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। लाओ जी वेंग और उनके टूटे घड़े की कहानी गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई और यह हमें भी प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में गलतियों को नकारात्मक रूप में न देखें बल्कि उन्हें एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करें। तो चलते हैं अब दूसरी कहानी पर। ताओवाद कोई सख्त धर्म नहीं बल्कि जीवन की एक धारा है जो हमें सिखाती है कि अस्तित्व की सच्ची गहराई सरलता में छिपी है। लाओ त्से, ताओ ते चिंग के रचयिता, इस दर्शन के महान गुरु, हमें बताते हैं कि जीवन एक अनंत यात्रा है, लेकिन इस यात्रा का सार खोज में नहीं बल्कि होने में है। उनकी शिक्षाएं हमें जागृत करती हैं कि अमरता कोई भौतिक लक्ष्य नहीं है, न तो वह किसी जादुई अमृत में छिपी है, न ही किसी दूर के जंगल में। अमरता तो प्रकृति और ताओ के साथ पूर्ण एकता में बसती है, जहां समय का बंधन टूट जाता है और आत्मा अनंत हो जाती है। बचपन से ही हमारी दुनिया हमें एक अलग कहानी सुनाती है। माता पिता, शिक्षक और समाज की आवाजें गूंजती हैं। कुछ बड़ा करो, कोई महान लक्ष्य हासिल करो। हमें सिखाया जाता है कि सफलता की सीढ़ियां चढ़कर हम अमर हो सकते हैं। किताबें पढ़ो, ज्ञान इकट्ठा करो और देखो, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। समाज हमें यह भ्रम देता है कि प्रसिद्धि और धन ही अमरता के द्वार खोलते हैं। एक बड़ा घर, एक ऊंचा पद या दुनिया की तालियां, ये सब हमें वादा करते हैं कि मौत हमें छू नहीं पाएगी। लेकिन क्या यह सच है? लाओ त्से हमें हंसकर पूछते हैं, जो पकड़ने की कोशिश करता है वह खो देता है। ये भौतिक लक्ष्य हमें बंधनों में जकड़ते हैं, चिंताओं की जंजीरों में लपेटते हैं और जीवन के वर्तमान पल को चुरा लेते हैं। हम दौड़ते रहते हैं भविष्य की ओर, लेकिन अमरता पीछे छूट जाती है। ताओवाद हमें इस माया से मुक्त करता है। लाओ त्से कहते हैं कि ताओ वह अनकहा सत्य है जो सब कुछ में व्याप्त है, हवा में, पानी में, पत्तों की सरसराहट में। अमरता यही है, अभी, इस पल में। यह कोई दूर का सपना नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एक होने की अवस्था है। कल्पना कीजिए, एक नदी जो बिना किसी प्रयास के बहती है, पहाड़ जो चुपचाप खड़े रहते हैं, या हवा जो बिना लक्ष्य के घूमती है। ताओ हमें सिखाता है कि जीवन भी ऐसा ही हो, बिना अमरता, प्रसिद्धि या धन की चिंता के स्वतंत्रता से जीना। प्रकृति को निहारना, उसकी लय में खो जाना, यही अमरता है। जब हम ताओ के साथ एक हो जाते हैं तो मौत मात्र एक परिवर्तन बन जाती है, न कि अंत। शरीर भले मिट्टी में मिल जाए, लेकिन आत्मा ताओ की अनंत धारा में बहती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। प्राचीन चीन के एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां बादलों से सटती थीं और नदियां प्राचीन गीत गाती थीं, एक युवा विद्वान रहता था जिसका नाम यूं था। यूं एक धनी परिवार से था जहां किताबों की अलमारियां आकाश को छूती थीं और ज्ञान की भूख कभी शांत नहीं होती थी। लेकिन यूं की प्यास कुछ और थी। वह अमृता की तलाश में था। मृत्यु का विचार उसे रातों को जागने पर मजबूर करता था।
उसने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि अमृता के रहस्य हैं, कहीं कोई अमृत, कोई जड़ी बूटी या कोई मंत्र जो समय को रोक दे। उसके पिता, एक बुजुर्ग विद्वान, मरते समय बोले थे, जीवन क्षणिक है पर आत्मा अनंत। लेकिन यूं को यह पर्याप्त नहीं था। वह चाहता था कि उसका शरीर कभी न बूढ़ा हो, कभी न मरे। यूं की उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई थी, पर उसकी आंखों में एक बेचैनी थी जो उसे गांव की सीमाओं से बाहर खींच रही थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि दक्षिण के घने जंगलों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं, अमर संत रहते हैं। वे ताओ के अनुयायी हैं जो प्रकृति के साथ एक होकर जीवन के रहस्यों को जानते हैं। यूं ने अपनी किताबें छोड़ दी, एक छोटा सा थैला लिया जिसमें रोटियां, पानी की बोतल और एक पुराना नक्शा था, और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने चेतावनी दी, जंगल खतरनाक है, वहां भटकने वाले वापस नहीं लौटते। लेकिन यूं की आंखों में चमक थी। वह सोचता था, अगर अमृता मिल गई तो मृत्यु से क्या डर। जंगल की शुरुआत में सब कुछ मनोरम था। ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं आकाश को गले लगाती थीं, और पक्षियों की चहचहाहट जो संगीत की तरह गूंजती थी। यूं ने नक्शा देखा जो उसे एक प्राचीन मंदिर की ओर ले जा रहा था, जहां कथित तौर पर अमृता का अमृत छिपा था। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में बढ़ा, जंगल बदलने लगा। पगडंडियां संकरी हो गईं, सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई और हवा में रहस्यमयी ठंडक घुलने लगी। पहले दिन वह उत्साह से चला, रास्ते में जड़ी बूटियां इकट्ठी कीं, सोचता कि शायद यही अमृत का रहस्य है। रात को उसने एक गड्ढे में आग जलाई और थैले से रोटी निकाली। आग की लपटें नाच रही थीं और यूं की आंखों में सपने थे, अनंत जीवन के, जहां वह किताबें पढ़ेगा, दुनिया घूमेगा और कभी थकेगा नहीं। दूसरे दिन बारिश शुरू हुई। जंगल की बारिश सामान्य नहीं थी, वह पेड़ों से टपकती जमीन को कीचड़ में बदल देती थी। यूं का नक्शा भीग गया, स्याही फैल गई। वह भटकने लगा, दिशाएं खो गईं। उसने चिल्लाया, पर जवाब में केवल जंगली जानवरों की आवाजें आईं। एक बार उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, एक हिरण की आंखें जो चुपके से निहार रही थीं। यूं ने सोचा, क्या यह अमृता का संकेत है? पर हिरण भाग गया। भूख बढ़ने लगी, रोटियां खत्म हो गईं। उसने जंगली फल खाए, लेकिन कुछ जहरीले थे, जिससे उसका पेट दुखने लगा। रातें डरावनी हो गईं। वह सोचता, क्या अमृता इतनी मुश्किल से मिलती है? तीसरे दिन, जब सूरज की किरणें जंगल के घने पर्दे को मुश्किल से भेद रही थीं, यूं एक छोटी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी पुरानी थी, बांस की बनी, और इसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी, कपड़े सादे और आंखें शांत। वह बांसुरी बजा रहा था, जिसकी धुन जंगल की हवा में घुल रही थी। यूं थककर चूर हो चुका था। उसके पैरों में छाले थे, शरीर कमजोर। वह झोपड़ी के पास गिर पड़ा। बूढ़े ने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, यात्री, क्या तलाश रहा है? यूं ने हाँफते हुए कहा, मैं अमृता की खोज में हूं। सुना है इस जंगल में अमर संत रहते हैं। क्या आप जानते हैं अमृत कहाँ है? बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंजी। अमृता, वह तो हर जगह है, पर खोजने से नहीं मिलती। मैं एक ताओवादी हूं, नाम है शेण। पहले कुछ खा। यूं को झोपड़ी में ले जाकर शेण ने उसे सादा चावल और सब्जियां दी। यूं ने भूख से खाया। झोपड़ी सादी थी, एक बिस्तर, कुछ किताबें और एक छोटा चूल्हा। दीवार पर ताओ ते चिंग की पंक्तियां लिखी थीं। ताओ जो कहा जा सकता है, वह ताओ नहीं है। यूं ने पूछा, आप यहां अकेले क्यों रहते हैं? शेण ने कहा, अकेले? मैं जंगल के साथ हूं, नदियों के साथ, हवा के साथ। ताओ में जीना यही है, प्रकृति के साथ एक होना। अमृता की खोज में तू भटक गया है, पर अमृता खोज में नहीं, जीने में है। यूं हैरान था, लेकिन अमृता का मतलब तो मृत्यु से बचना है, शरीर को अनंत बनाना। शेण मुस्कुराया, शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा, वह ताओ है। ताओ अनंत है, वर्तमान में है। तू भविष्य की अमृता खोज रहा है, पर वर्तमान को खो रहा है। देख इस जंगल को, हर पत्ता, हर कीड़ा ताओ में जी रहा है। वे कल की चिंता नहीं करते, वे बस हैं। यूं ने बहस की, लेकिन मैंने किताबें पढ़ी हैं। एल्केमिस्ट्स ने सोना बनाया, अमृत पिया। क्या यह सब झूठ है? शेर ने बांसुरी उठाई और एक धुन बजाई। धुन शांत थी, जैसे नदी बह रही हो। किताबें ज्ञान देती हैं, पर ताओ अनुभव है। मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूं। अगले दिन शेण यूं को जंगल में ले गया।
वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी तेज बह रही थी। शेर ने कहा, देख यह नदी, वह कहां जा रही है? समुद्र में। पर क्या वह जल्दबाजी में है? नहीं, वह बस बहती है, हर पल में जीती है। अगर तू अमृता चाहता है तो नदी बन, वर्तमान में बह। यूं ने पानी में हाथ डाला। पानी ठंडा था, साफ। लेकिन मैं मृत्यु से डरता हूं। डर ताओ नहीं है, शेर ने कहा। ताओ संतुलन है, जीवन और मृत्यु, दिन और रात। मृत्यु जीवन का हिस्सा है। अगर मृत्यु न हो तो जीवन का मूल्य क्या? अमृता ताओ में जीने से मिलती है, जहां समय का बंधन नहीं। वे आगे बढ़े। जंगल में एक पुराना पेड़ था जिसकी जड़ें गहरी थीं, शाखाएं फैली हुई। शेर ने कहा, यह पेड़ 100 साल पुराना है। क्या यह अमर है? नहीं, पर इसने हर मौसम जिया है। बारिश, धूप, तूफान। ये नहीं सोचता मैं अमर हूं, ये बस है। तू भी ऐसे जी। यूं ने सोचा। उसकी खोज अब सवालों में बदल रही थी। रात को वे झोपड़ी में लौटे। शेर ने ताओ ते चिंग से पढ़ा, जो जानता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह जानता नहीं। यूं ने पूछा, तो अमृता क्या है? अमृता वर्तमान में जीना है, शेर ने कहा। तू जंगल में भटक रहा था क्योंकि तू भविष्य की चिंता में था, पर ताओ यहां है, इस पल में। सांस ले, हवा को महसूस कर, पक्षियों को सुन। यही अमृता है, क्षणिक पर अनंत। अगले कई दिन यूं शेर के साथ रहा। वे जंगल में घूमते, जड़ी बूटियां इकट्ठा करते, पर अब खोज में नहीं, आनंद में। यूं ने सीखा कि ताओ सरलता है। एक दिन वे एक झरने के पास पहुंचे। झरना ऊंचाई से गिर रहा था। पानी की धाराएं चमक रही थीं। शेर ने कहा, झरना गिरता है पर डरता नहीं। वह जानता है कि नीचे नदी बनेगा। तू भी गिर, पर वर्तमान में। यूं ने पानी में छलांग लगाई। पानी ठंडा था, पर ताजगी देने वाला। बाहर निकलकर वह हंसा, पहली बार बिना चिंता के। मैं समझ रहा हूं, उसने कहा, लेकिन पूरी समझ अभी बाकी थी। एक रात तूफान आया। जंगल हिल रहा था, पेड़ झुक रहे थे। यूं डर गया, क्या हम मर जाएंगे? शेर शांत रहा। ताओ में मृत्यु नहीं, केवल परिवर्तन है। अगर हम मरें तो जंगल का हिस्सा बनेंगे। पर देख, तूफान भी गुजर जाएगा। तूफान गुजरा और सुबह सब शांत था। जंगल नया लग रहा था, पत्तियां साफ, हवा ताजा। यूं ने महसूस किया कि जीवन ऐसा ही है, तूफान और शांति का चक्र। कई दिनों बाद यूं ने विदा ली। मैं वापस जाऊंगा, उसने कहा, पर अब अमृता की खोज नहीं करूंगा। मैं ताओ में जाऊंगा। शेर ने मुस्कुराकर कहा, ताओ में जीने से ही अमृता मिलती है। याद रख, ताओ वर्तमान में है, खोज में नहीं। यूं गांव लौटा। अब वह किताबें पढ़ता, पर वर्तमान में जीता। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, नदियों के किनारे बैठता और हर पल का आनंद लेता। मृत्यु का डर चला गया था, क्योंकि वह जानता था कि जीवन अनंत है, ताओ में। यह कहानी अमृता की खोज, ताओ का रहस्य, ताओ ते चिंग के कई मूल सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती है। यह कहानी यूं की यात्रा और शेर के साथ उसकी मुलाकात के माध्यम से ताओवाद की गहन शिक्षाओं को प्रकट करती है। मैं आगे उन प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण करता हूं जो कहानी में उजागर होते हैं। वू वेई, वू वेई, अनायास क्रिया ताओ ते चिंग का सिद्धांत। वू वेई, जिसका अर्थ है बिना प्रयास की क्रिया, ताओवाद का केंद्रीय सिद्धांत है। यह सिखाता है कि जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करने या लक्ष्यों की ओर अंधी दौड़ के बजाय हमें प्रकृति की लय के साथ बहना चाहिए। लाओ त्से कहते हैं, ताओ कुछ नहीं करता, फिर भी कुछ भी अधूरा नहीं रहता। यिन और यांग, संतुलन और सामंजस्य, ताओ ते चिंग का सिद्धांत। यिन और यांग ताओवाद का आधार है, जो जीवन के द्वंद्वों, जीवन और मृत्यु, प्रकाश और अंधेरा, प्रयास और समर्पण के बीच संतुलन को दर्शाता है। लाओ त्से कहते हैं, सब चीजें अपने विपरीत को धारण करती हैं। अध्याय 2। सच्चा ताओ इन विरोधों को गले लगाने में है। वर्तमान में जीना, ताओ की अनंतता, ताओ ते चिंग का सिद्धांत। ताओवाद वर्तमान क्षण में जीने पर जोर देता है। लाओ त्से कहते हैं, अगर तुम अभी में जीते हो तो तुम हमेशा के लिए जीते हो। अध्याय 52। व्याख्या। ताओ अनंत है और यह हर पल में मौजूद है। लाओ का कथन, सांस लो, महसूस करो, हवा को, सुनो पक्षियों को। यही अमृता है। ताओ ते चिंग के इस विचार को प्रतिबिंबित करता है कि अनंतता हर क्षण में है। सरलता और संतोष, सिंप्लिसिटी एंड संतोष, कंटेंटमेंट। ताओ ते चिंग का सिद्धांत। ताओवाद सरलता और संतोष को महत्व देता है। लाओ त्से कहते हैं, जो संतोषी है
वह अमीर है। अध्याय 33। अधिक की चाह धन, प्रसिद्धि या अमरता हमें ताओ से दूर ले जाती है। लाओ की झोपड़ी का वर्णन और उसका सादा जीवन ताओ ते चिंग की सरलता की शिक्षा को प्रतिबिंबित करता है। लिंग का संतोषी होकर मृत्यु को स्वीकार करना, मैंने ताओ जिया, इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष है। प्रकृति के साथ एकता ताओ ते चिंग का सिद्धांत। ताओ प्रकृति में व्याप्त है और उसका अनुसरण करने का अर्थ है प्रकृति के साथ एक हो जाना। लाओ त्से कहते हैं, मनुष्य पृथ्वी का अनुसरण करता है, पृथ्वी स्वर्ग का, स्वर्ग ताओ का और ताओ स्वयं का। अध्याय 25। लाओ का कथन, मैं जंगल के साथ हूं, नदियों के साथ, हवा के साथ, और लिंग का झरने में कूदना प्रकृति के साथ एक होने की ताओवादी शिक्षा को जीवंत करता है। स्वीकार और समर्पण ताओ ते चिंग का सिद्धांत। ताओवाद जीवन के चक्रों, जीवन, मृत्यु, तूफान, शांति को स्वीकार करने पर जोर देता है। लाओ त्से कहते हैं, जो झुकता है वह टूटता नहीं। अध्याय 22। अज्ञानता से ज्ञान की ओर ताओ ते चिंग का सिद्धांत। ताओवाद में ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। लाओ त्से कहते हैं, जो जानता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह जानता नहीं। अध्याय 56। कहानी में प्रतिबिंब। लिंग शुरू में किताबों और नक्शे पर निर्भर है, लेकिन उसका भटकना और लाओ के साथ अनुभव उसे सच्चा ज्ञान देते हैं। लाओ की बांसुरी, जंगल की सैर और साधारण बातचीत लिंग को किताबों से परे ले जाती हैं। लाओ का कहना है, किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन ताओ अनुभव है। इस सिद्धांत को दर्शाता है। लिंग का अंत में किताबों से हटकर अनुभव में जीना इस शिक्षा को पूरा करता है। कहानी ताओ ते चिंग के इन सिद्धांतों को जीवंत करती है। वू वेई, यिन यांग, वर्तमान में जीना, सरलता, प्रकृति के साथ एकता, स्वीकार और अनुभवात्मक ज्ञान। लिंग की यात्रा, उसकी खोज, भटकाव और अंत में ताओ में लौटना इन सिद्धांतों को न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि एक मानवीय कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करती है। यह दर्शाता है कि ताओवाद की शिक्षाएं अमरता को एक भौतिक लक्ष्य से हटाकर वर्तमान की अनंतता में ले जाती हैं, जहां जीवन और मृत्यु एक ही धारा का हिस्सा है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।